नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गोकुलचंद्रन अ, जो वेबिनार के में सहभाग हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका स्वागत करती हूँ। आज जो वेबिनार है वो उसका विषय है ऑटिज़्म, सेरेब्रल पॉल्सी और मतिमंदता, गतिमंदता, इस तरह के जो दिव्यांग बच्चे हैं या जिनको न्यूरोलॉजिकल विकलांगता है, उनमें किस तरह की ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध है, कौन-सी नई चीज़ हमें अभी जिसकी जानकारी लेना अच्छा होगा, उसके बारे में मैं बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि इस विषय को थोड़ा-सा सरल और ईज़ी बनाऊँ ताकि आप समझ पाएँ। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? जो भी इस वेबिनार में सहभाग हुए हैं, वो एक तो या तो पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के जिनको ऑटिज़्म है या सेरेब्रल पॉल्सी है या कोई अलग विशेष न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है या फिर जो हैं जो ऐसे बच्चों को थेरेपी देते हैं या डॉक्टर्स हैं। तो हम जानना चाहते हैं ऑफ कोर्स कि क्या है अभी आज की एक्चुअल रियलिटी क्या है कि हमारे पास जब हमें जब बच्चा पैदा होता है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन हमें धीरे-धीरे पता चलता है कि बच्चा शायद थोड़ा अलग है या इसका विकास देर से हो रहा है या फिर कुछ अलग है बाकी बच्चों से। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी जाँचें करवाते हैं और हमें डॉक्टर बोलते हैं कि या तो आप एमआरआई करें या फिर थोड़े दिन रुक जाएँ और देखें, अपना बच्चा शायद बोलेगा। तो जब बच्चा बोलता नहीं है या सुनता नहीं है, समझता नहीं है, हमें हमारी नज़रें नहीं मिलाता है, तब फिर उसका पूरा असेसमेंट होता है, जो सिर्फ़ क्लिनिकल होता है ना, बाहर से आपसे पूछ के कुछ जाँचें की जाती हैं और कहा जाता है कि बच्चे को ऑटिज़्म है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आपको बताया जाता है कि कोई इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है और आपको केवल पुनर्वास या न्यूरो रिहैबिलिटेशन करना होगा। तो फिलहाल अगर हम ट्रीटमेंट पैराडाइम मतलब जो विशेष अलग-अलग ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, वर्तमान उपचार प्रतिमान क्या है? सबसे पहले ये आपको बताया जाता है कि कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है ऑटिज़्म का या सेरेब्रल पाल्सी का। आपको बताया जाता है कि कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिससे बच्चा ठीक हो, जैसे कि अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो ऑपरेशन करके वो ट्यूमर को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर सेरेब्रल पॉल्सी और ऑटिज़्म है, तो कोई ऐसी ऑपरेशन नहीं है जो कट करके ब्रेन को खोल के उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आपको बताया जाता है कि आपके पास एक ही हल है, वो है कि पुनर्वसन मतलब न्यूरो रिहैबिलिटेशन। आप अलग-अलग ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी करते रहें और जैसे करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। सुधार आने की संभावना है। और चौथी बात ये है कि कोई दवा नहीं है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई दवा है जो ब्रेन को रिपेयर कर सके। तो अभी तक आप यही सुनते आए होंगे। लेकिन अगर हम अ, अभी देखें तो पॉसिबल है, ये एक ब्रेन का स्कैन है जिसे कहते हैं पेट सीटी स्कैन, इसके बारे में मैं आगे थोड़ा और बात करूँगी। तो ये जो नीले हिस्से हैं ये सब कम काम कर रहे हैं या डैमेज है। अभी तक माना जाता था कि ये जो डैमेज है ये रिपेयर नहीं हो सकता। लेकिन हम जानते हैं और हमने पिछले 15 साल में देखा है कि ये जो डैमेज है इसे रिपेयर करना संभव है। ये आप देख रहे हैं नीला हिस्सा ये जो है ये हरा हो सकता है, ये एक्टिवेट हो सकता है। तो ये जो हमारी ट्रीटमेंट है या फिर हमें ट्रीटमेंट जो है पुनर्वास और रिहैबिलिटेशन के साथ में हमारे पास क्या-क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मैं ये कहती हूँ यूजुअली कि अभी तक हमारे पास हमारे टीम में जो था रिहैबिलिटेशन था। मतलब हमारे पास क्या-क्या था पुनर्वास के लिए हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी था, हमारे पास स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी है फिर हमारे पास कुछ अभी नई चीज़ें हैं जो एक्विटिक थेरेपी है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारी पुरानी टीम है। अभी हमारी नई टीम जो है उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होती है इस टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस टीम को ये करने के लिए कि इसकी जो जीतने की क्षमता है इसे बढ़ाने के लिए। तो हम टीम मेंबर्स ऐड कर रहे हैं। हम टीम मेंबर्स कौन से ऐड कर रहे हैं? एक हम ऐड कर रहे हैं सेल थेरेपी और दूसरे हम ऐड कर रहे हैं इंटीग्रेटिव थेरेपी या ऑक्सीजन युक्त थेरेपी, ऑक्सीजन बेस्ड थेरेपी। तो ये मैंने आपको बताया ये इन सबको मिलके
मतलब रिहैबिलिटेशन, सेल थेरेपी और ऑक्सीजन बेस्ड थेरेपी मिलके हम ये ब्रेन की जो कमी है, ये ऊपर के स्कैन में आपको दिख रहा है, ये जो नीले हिस्से हैं, इन सबको हरा कर सकते हैं। हरा, पीला और लाल मतलब ये एक्टिवेटेड है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ये तीनों का संगठन, ये तीनों को साथ में काम करना बहुत जरूरी है। हमारे हम अभी क्या नया जानेंगे आज कि रिहैबिलिटेशन ये एक, पहले हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन ये एकमात्र उपाय था। अभी इनको मदद करने के लिए सेल्यूलर थेरेपी और ऑक्सीजन बेस्ड इंटीग्रेटिव थेरेपी हम साथ में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आप सोचें कि बहुतों को आपके घर में या आपके संबंध में या फिर आपके फ्रेंड्स में आपने किसी ना किसी को पाया होगा कि जिसको फ्रैक्चर हुआ है, कभी हाथ का फ्रैक्चर, कभी पैर का फ्रैक्चर। तो समझिए अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ तो आप क्या करेंगे? कि आप तुरंत उठ के चलना शुरू करेंगे या आप फिजियोथेरेपी करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम पैर को रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद हम सर्जरी करवाएंगे या फिर प्लास्टर चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो बोन, हड्डी हील नहीं होती है, रिपेयर नहीं होती है, तब तक कि हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते, फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते। टूटे हुए हड्डी पे हम चलने लगेंगे तो जो टूटी हुई हड्डी है वो और टूटेगी। तो उसी तरह ब्रेन, अगर ब्रेन में कोई डैमेज है, जिस वजह से बच्चा जो है बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और उसको हम कोशिश करेंगे सिखाते रहे, तो वो तो ब्रेन और रिबेल करेगा ना, ब्रेन और तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं है। इसीलिए ब्रेन को रिपेयर करना जरूरी है। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि ब्रेन, ये पेट स्कैन है जहां पे जो नीले हिस्से हैं ये डैमेज है, और रिपेयर करना मतलब इनको हरा करना, इनको एक्टिवेट करना। और जब अंदर से ब्रेन हील होता है, अंदर से ब्रेन रिपेयर होता है, उसको एक सक्रियता मिलती है, सक्रिय करें हम वो भाग को जो कम काम कर रहा है, तभी बाहर से जो आप ट्रेनिंग देंगे, बाहर से जो सिखाएंगे, बाहर से जो थेरेपी करेंगे वो लागू होगी या वो काम करेगी। तो पुरानी हमारी रूढ़ी समझ जो थी वो ये थी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के कोशिकाएं हैं, वो फिर से पुनर्जीवित नहीं हो सकते हैं, ये सामर्थ्य उनमें नहीं है। ये हमारी पुरानी सोच है। लेकिन साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है और अभी हम जानते हैं कि सेल्यूलर थेरेपी के माध्यम से, सेल थेरेपी के माध्यम से हम ब्रेन की हम मरम्मत कर सकते हैं, ब्रेन को पुनर्जीवन दे सकते हैं ताकि वो पहले जैसा बेहतर काम करे। तो पुरानी सोच क्या थी कि केवल हमारे पास ब्रेन के कंडीशंस को सही करने के लिए पुनर्वास है, सिर्फ पुनर्वास है। नई समझ क्या है कि रिहैबिलिटेशन या थेरेपी के साथ में हम जब जोड़ते हैं सेल्यूलर थेरेपी और ऑक्सीजन बेस्ड इंटीग्रेटिव थेरेपी, तभी हम जो है सेरेब्रल पॉल्सी या ऑटिज्म को हम रिवर्स कर सकते हैं। इनको हम बच्चों को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो ये जो टीम है ये बहुत अच्छे से साथ में काम करती है। तो अभी तक के अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो कोई भी बीमारी हो तो उसके दो ही इलाज होते हैं, या तो आपको दवाई दी जाती है मुंह से या इंजेक्शन दी जाती है, या फिर ऑपरेशन या सर्जरी किया जाता है। ये दो ही चिकित्सा पद्धति जो है ये उपलब्ध है अभी। इसीलिए सेल थेरेपी के बारे में लोग समझ कम पाते हैं, क्योंकि ये जो तीसरी प्रक्रिया है सेल्यूलर थेरेपी की, इसके बारे में समझ जो है अलग है, क्योंकि हम दो ही चीज जानते हैं ना अभी तक। तो नई चीज सेलुलर थेरेपी, ये क्या चीज है? ये ना इंजेक्शन है, ये ना दवा है, नहीं ना ये कट है, ना ये स्टिचेस है। तो ये है क्या चीज? तो ये हम थोड़ा आज समझेंगे। तो सेलुलर थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी ये एक ऐसी ट्रीटमेंट पद्धति है जो ब्रेन डैमेज में मदद करती है, और हम ऐसे बच्चे और ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो व्हील चेयर पे हैं, उनको हम खड़ा करके चला सकते हैं। तो सेल थेरेपी या स्टेम सेल मतलब अंग्रेजी में स्टेम मतलब पेड़ का तना। जैसे पेड़ का तना जो होता है उसको हम फूल पानी देते हैं, खत देते हैं, तो इनकी ब्रांचेस निकलती है ना, और उसमें फिर पत्ते, फल, फूल उगते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ पेशी होते हैं जो एक के बहुत सारे हो सकते हैं, और जहां डाले वो वहां के बन जाते हैं। अभी साइंस और मेडिसिन का एक नया दौर है
जिसमें हम हमारे ही शरीर के जो ऊर्जा है, हमारे ही शरीर में जो पेशियां हैं, उसका इस्तेमाल करके हमारे ही शरीर की जो व्याधि है या हमारे ही शरीर में जो डिसीजेस हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और ये ऊर्जा या एनर्जी या ये पेशियों को स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये स्टेम सेल्स की क्या खासियत है, ये क्या कर सकते हैं, देखें तो ये सबसे पहले एक जो पेशी है वो हजारों में बन सकती है, ये गुणाकार होके एक के 1000 बन सकते हैं। फिर ये जहां पे डाले वहां पे रक्त बनाने की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, नए रक्त बनाते हैं, इसको कहते हैं न्यू एंजियोजेनेसिस। जब खून नई प्रवाह आती है तो क्या होता है कि खून के साथ में ऑक्सीजन और जो सकारात्मक रसायन है वो निकलते हैं, और ये सकारात्मक रसायन फिर ब्रेन को, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जाके वहां के जो पेशी है उनको जो है सक्रिय करते हैं। उसके अलावा फाइनली ये पेशियां जो है जाके ब्रेन में उधर की पेशियां बनाते हैं और साथ में वो कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये पेशियों को अगर हमने हार्ट में डाला तो ये हार्ट के पेशी बना सकते हैं, हृदय के पेशी बना सकते हैं। अगर हमने जॉइंट में डाला तो वो आर्थराइटिस को मदद कर सकते हैं। अगर हमने लिवर में डाला तो आगे जाके शायद लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। इसी तरह से हम अभी ब्रेन की बात करेंगे क्योंकि हमारा वही टॉपिक है, और ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करने में ये पेशियां बहुत मदद करती हैं। तो अभी ये मैंने जैसे कहा आपको कि ये ना दवा है ना ऑपरेशन है, ये है क्या? तो एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अगर हम समझे 20-30 साल पहले जब हम छोटे थे, तो हर चीज के लिए हमें अलग एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता था। जैसे कि अगर हमें लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हमें अलग से टॉर्च घर पे रखना पड़ता था, राइट? अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती थी। अगर हमें फोटो निकालना है तो कोडाक कैमरा या कैनन कैमरा, राइट? अगर अलार्म लगाना है, हाँ, तो हमें ये जो अलार्म क्लॉक रखना पड़ता था। अगर हमें टीवी देखना है तो ऑफ कोर्स टीवी सेट चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर यूज करना है तो घर पे एक पीसी होगा। और अगर हमें किताब पढ़नी है तो एक्चुअली हमें फिजिकल किताब पढ़नी है ना? लेकिन अभी क्या है? अभी हमारे पास ऑल इन वन चीज है ना? हमारे पास अभी एंड्रॉइड फोन या आईफोन है, जो ये सारे कामकाज एक फोन में ही हो जाते हैं, राइट? हमें जो लाइव टॉर्च आ जाती है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो क्लिक कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह ये आज के दौर में जो एंड्रॉइड फोन है, उसी तरह काम स्टेम सेल करते हैं। स्टेम सेल बहुत सारे काम में करते हैं, बहुत सारे काम, उनकी अलग अलग एक्टिविटी है जो एक दवा नहीं कर सकती है। जो बहुत सारी दवा मिलके काम करेगी वो स्टेम सेल अकेले बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मल्टीटास्कर है। ये इनमें ये बाकी ट्रीटमेंट से इस वजह से अलग होती है। तो ये है रीजेनरेटिव मेडिसिन या पुनर्योजी चिकित्सा का एक भाग है, एक टूल है जहां पे डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रेन है, और जो नीला हिस्सा है ये जो है ये डैमेज है, इसको क्षति पहुंची है, ये स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो हम पेशी देंगे और ये पेशी जाके वो जो भाग है उसको जगाएगी, उसको पुनर्जीवन देगी, और जो सोए हुए पेशी हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, सक्रिय करेंगे, ताकि जो हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो कम कामकाज करने वाले पेशी हैं वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करने लगेंगे। तो उनको सिखाया जा सकता है। जो पहले ब्रेन सीख नहीं पाता था वो ये पेशी जो है एक्टिवेट होने के बाद सिखाया जा सकता है। तो 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। हम अपने खुद के शरीर से निकाल के, जो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, खुद के शरीर से निकाल के खुद के ही शरीर में हम वो पेशिकाएं दूसरी जगह जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पे डालते हैं, उसको कहते हैं ऑटोलॉगस। जैसे हड्डी में से निकाल के ब्रेन में डालना, इसको कहते हैं ऑटोलॉगस। और दूसरी प्रक्रिया होती है एलोजेनिक। एलोजेनिक मतलब किसी और से निकाल के हमारे शरीर में डालें। ये 2 तरह के पॉसिबिलिटीज है ट्रीटमेंट की। अभी ये पेशी या कोशिकाएं कहाँ से ली जाती है, ये हमें समझना जरूरी है। कौन से अलग अलग तरह के प्रमुख सेल्स होते हैं, जिस तरह डिपेंडिंग ऑन कहाँ से लिए जाते हैं। जब हम हमारे माता के गर्भ में थे तब हम जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे, हम एक पेशियों का गुच्छा थे जहां से हम पूरे बच्चा बन के निकले 9 महीने में।
तो जब ये 3 से 4 दिन का गर्भ होता है, अगर वहां से हम पेशियां लें और वो लेबोरेटरी में इनको पनपाएं, तो हम ये देखेंगे कि वो पेशियों से हमारे शरीर के हर एक भाग, हर एक टिश्यू जो है बन सकती है। इनको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और फिलहाल हम इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं, रिसर्च के लिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ कुछ जो है रिलीजन्स में, कुछ कुछ धर्मों में ये माना जाता है कि जब गर्भ में एक विकास होता है, जब फर्टिलाइज होता है एग, तो तभी से उसमें जीव होता है। तो हम 3 से 4 दिन के गर्भ से भी अगर पेशी निकालते हैं, तो हम एक जीव की जान ले रहे हैं। इसीलिए एथिकल या नैतिक विचारों के वजह से इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी एक बात है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है, हो सकता है आगे जाके वो एक पेशियों का गुच्छा बनाए जो एक ट्यूमर की तरह हो, और इसीलिए मेडिकल रीजन की वजह से भी जो है इनका ट्रीटमेंट के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है जो नाड़ से मिले हुए जो पेशी हैं, जो माँ और बच्चा और जच्चा के बीच में जो नाड़ होती है और जो काट के फेंक दी जाती है, उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स या पेशियां होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। ये उस बच्चे के काम आ सकते हैं। दूसरी बात है, इनको स्टोर करना होता है स्पेशल बैंक्स में और क्रायो प्रिजर्वेटिव में। तो ये फिलहाल खून की जो बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या ब्लड कैंसर के लिए फिलहाल इनका उपयोग किया जा सकता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं ब्रेन की बीमारी के बारे में। तो ब्रेन के लिए हम कौन से पेशी का उपयोग कर सकते हैं? तो हम आप में भी, हमारे हड्डी में, जो आप जानते हैं खून नया नया रोज बनता है, हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में दोबारा बन जाता है। ये कहाँ बनता है? ये हमारे हड्डियों में बनता है। तो हड्डी में जहाँ बोन मैरो है, जहाँ पे खून बनता है, वहां से हम बोन मैरो ले सकते हैं। उसमें से जो खास पेशियां हैं उनको अलग करके हम जहां चाहे वहां डाल सकते हैं। जैसे ब्रेन में डालना है तो ब्रेन के पास डाल सकते हैं। तो इनका क्या एडवांटेज है कि एक, ये हम किसी गर्भ से नहीं निकाल रहे हैं। नंबर 2, इसमें आगे जाके ट्यूमर बनने की संभावना नहीं के बराबर है। इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए या मेडिकल ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोन मैरो से अडल्ट स्टेम सेल्स जो निकालते हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। तो जब आप सुनते होंगे कि स्टेम सेल बैंड है या स्टेम सेल आगे जाके बहुत साइड इफेक्ट दे सकती हैं, आगे जाके कैंसर या ट्यूमर बन सकता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स को एक ही पॉकेट में डाल रहे हैं। तो अब जैसे अगर ये कहें कि ये अल्कोहल है और ये ऑरेंज जूस है, ये दोनों ही पेय है और दोनों ही बेवरेजेस है, तो दोनों का को एक ही प्रॉब्लम, इन दोनों को, दोनों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या दोनों ही खराब है, ये सही चीज होगी क्या? नहीं ना। अल्कोहल मतलब जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो सकता है या टॉक्सिसिटी हो सकता है। और घर में बनाया हुआ जो ऑरेंज जूस है, जो माँ बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए बनाती है, उसमें वो है अडल्ट स्टेम सेल या बोन मैरो स्टेम सेल की तरह। उसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, और ये नेचुरल है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए न्यूरोजन में हम जो है बोन मैरो के सेल्स यूज करते हैं, क्योंकि वो सेफ है, सुरक्षित है, ट्यूमर नहीं बनते हैं, हमारे शरीर के होने की वजह से ये रिजेक्ट नहीं होंगे। इनको स्वीकारा जाता है, हमारी शरीर उसको स्वीकारती है, बहुत आसानी से सुई द्वारा निकाला जाता है, कुछ इसमें कट या स्टिचेस की जरूरत नहीं है, और कोई नैतिक मुद्दा नहीं है कि हम किसी बच्चे की जान ले रहे हैं या एम्ब्रियो जो है विकास नहीं हो पा रहा है और उस एम्ब्रियो को हमने मार दिया है। तो इस वजह से बोन मैरो में से हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब सेल्स निकालते हैं, उसको लेबोरेटरी में प्यूरिफाई करते हैं, तो ये वापस कैसे डालते हैं? तो जब ब्रेन की प्रॉब्लम हो, तो कमर, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी की नीचे का भाग है, जब अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है ये खत्म होने के बाद में दो हड्डी के बीच में ये सुई जाती है, और यहाँ पे जो जो नीला दिख रहा है, ये
ये पूरा पानी है, फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइन के इर्द गिर्द और अंदर घूमता है। तो यहाँ पे वो पेशी एक सुई द्वारा वो छोड़ी जाती है। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ये सेल्स ब्रेन तक पहुंच पाएंगी और डैमेज रिपेयर कर पाएंगी। इससे ब्रेन को कोई डैमेज नहीं होता है, और क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ ब्रेन और स्पाइन के इर्द गिर्द डाला है, तो ये सेल्स लिवर में या हार्ट में या स्प्लीन में नहीं पहुंचती, सीधा ब्रेन तक पहुंचती। तो ये जो सेल थेरेपी है या स्टेम सेल थेरेपी, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? ये क्या कल शुरू हुई है? नहीं। हम अगर देखें तो स्टेम सेल के लिए पिछले 30-40 साल में 3 बार जो है इस रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें बहुत सारा काम हो चुका है इतने सालों में, और भी हो रहा है। तो 1990 में सबसे पहले बोन मैरो में से स्टेम सेल्स ढूंढने के लिए, उनकी खोज करने के लिए डॉक्टर थॉमस को नोबेल प्राइज मिला था। 2007 में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल माइस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल चूहे होते हैं, उनमें उनके जो गर्भ में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल उनके गर्भ के पेशियों से बना के वो उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिल सकते हैं। इसका जो अनुसंधान किया गया मार्टिन एवंस ने, इनको मिला। और बहुत रिसेंटली 2012 में 2 साइंटिस्ट जो है प्रोफेसर गर्डन और प्रोफेसर यामानाका, एक यूएस और एक जापान के, इनको एक अलग तरह के स्टेम सेल्स की खोज करने के लिए या नोबेल प्राइज मिला। न्यूरोजन में हमने क्या किया है, हम किस आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं? हमारा जो आधार है वो पूरी तरह वैज्ञानिक आधार है। इस पे हम लोग काफी पढ़ लिख के रिसर्च कर चुके हैं, और हमने 107 जो है वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में। तो ये हमारी उपलब्धि है, और इस वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल जो किताबें लिखी जाती है इन विषयों पे, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी, उनमें जो नई नई चीजों के बारे में किताब लिखी जाती है, उसमें स्टेम सेल के बारे में जो है किताब में चैप्टर लिखने के लिए हमें बुलाया जाता है। तो जैसे रिसेंट एडवांसेस इन ऑटिज्म में हमने एक चैप्टर लिखा है, स्टेम सेल थेरेपी इन ऑटिज्म। सेरेब्रल पॉल्सी चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर में हमने स्टेम सेल थेरेपी फॉर सेरेब्रल पॉल्सी पे एक चैप्टर लिखा है। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी थेरेपेटिक इम्प्लीकेशंस में भी स्टेम सेल थेरेपी इन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी पे हमने चैप्टर लिखा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अभी जो उच्चतम स्तर पर भारत सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, जरा देखें। सबसे ऊंचे जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्टेम सेल के बारे में बहुत सपोर्ट है, उसके लिए उनके विचार काफी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से ही हैं, और जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जब वो जापान का दौरे के समय उन्होंने प्रोफेसर यामानाका जो नोबेल लॉरिएट है उनसे जाके मुलाकात की, और उन्होंने फिर स्टेम सेल के बारे में समझ के उन्होंने बैंगलोर के एक बड़े जो वैज्ञानिक जो इंस्टीट्यूट है वहां पे सेल इसके लिए लेबोरेटरी खुलवाई। तो देखिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में उन्होंने 2014 में ये बात की थी, और जरा हम सुने उन्होंने क्या कहा। ये हमारे प्रोफेसर डायरेक्टर है डॉक्टर आलोक शर्मा, जो किताब हमने लिखी वो उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रेजेंट की। एक हमने किताब लिखी थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, जो गुजराती में उसका ट्रांसलेशन किया गया, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक प्रीफेस या संदेश उस किताब के लिए लिखा था। मैं जापान गया, तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट यामानाका को मिलने गया। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या है। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा
हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत सपोर्ट है इसके लिए। तो ये सब ये पार्श्वभूमि है, इसकी बैकग्राउंड है। और अभी हम देखेंगे कि इलाज कैसे किया जाता है, स्पेशली ऑटिज्म या स्वमग्नता या सेरेब्रल पॉल्सी के लिए। इलाज बहुत सरल है। 3 जो है स्टेप्स हैं, 3 चरण हैं इस ट्रीटमेंट के। सबसे पहले कमर की हड्डी में सुई डाल के बोन मैरो, ये खून बनाने वाली पेशियां जो है ये निकाली जाती हैं। उसमें से लेबोरेटरी में कुछ घंटों में जो है सेल्स जो है, जो हमें खास पेशी चाहिए, वो अलग किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। और फिर ये पेशियां कमर के हड्डी के बीच में एक सुई डाल के जो सेल्स हैं वो छोड़े जाते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो, ये बोन मैरो खून की तरह गाढ़ा होता है। बोन मैरो निकाला जा रहा है और सेंट्रीफ्यूज करके फिर सेल्स को चेक करके फिर ये भी एक बहुत पतली सुई से इंजेक्ट किया जाता है। सो कोई कट नहीं है, कोई स्टिच नहीं है और ट्रीटमेंट के बाद कुछ निशान भी पता नहीं चलता है। ये बोन मैरो निकालें, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज करके, ये पेशियां हैं, ये मिलियंस अरबों की संख्या में होती हैं और इनकी जो है स्टेबिलिटी और वायबिलिटी चेक करके फिर ये इंजेक्ट किया जाता है। अब ये था सेल थेरेपी के बारे में। अभी जो दूसरा टीम मेंबर मैं कहती हूँ, जो हमारी टीम को जो बल देगा और जिताएगा, वो है इंटीग्रेटिव थेरेपी या एकीकृत उपचार। ये हमने नया नाम दिया है। बेसिकली अलग-अलग चीजें जो साथ में काम कर सकती हैं। ये है ऑक्सीजन बेस्ड थेरेपी। 3 मुख्य थेरेपीज हैं। उनमें से एक है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये खास मशीन है जिसमें जब पेशेंट अंदर जाता है तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो थोड़ी प्रेशराइज्ड में, प्रेशर में 100% ऑक्सीजन ये ब्रीथ करते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है ये देखिए। अभी ऊपर की जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारी खून की नलिका है। इसमें हम देखेंगे लाल पेशी, रेड सेल्स। ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमेशा ये लाल पेशी के अंदर से ये जो है अलग अलग पेशियों में जाते हैं, अलग अलग टिश्यूज में जाते हैं। पर जब हम ये ही जो ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर में हम देते हैं पेशेंट को और वो सांस लेते हैं उस चीज को, तो ये ज्यादा दबाव में ऑक्सीजन जो है ये हमारे लाल पेशियों के अलावा जो पानी वाला माध्यम है, जो प्लाज्मा है, इसमें भी हमें डिफ्यूज होते हुए दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना और यहाँ पे कितना ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का प्रमाण हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ज्यादा पहुंचता है। और आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक हमारा प्राणवायु है, राइट। तो ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर में जो है हीलिंग या रिपेयर की प्रोसेस होती है। हमारे जब चोट आ जाती है, ऑक्सीजन से ही हमें रिपेयर होता है, राइट। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही जो है हमारी जीवन का अंत होता है। कोविड में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन लेते हुए भी हमारी शरीर ऑक्सीजन नहीं अब्सॉर्ब कर पाई। तो जब हम अगर ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं तो रिपेयर भी उतनी जल्दी होता है। तो ये एक तरीका हुआ। यहाँ पे देखेंगे ये मशीन है, यहाँ पे बच्चे के साथ में पिता भी अंदर गए हैं ताकि बच्चे डरे नहीं। और यहाँ पे आप देखें कि ये टीवी चल रहा है, बच्चों को मजा आता है टीवी देखते हुए और कैसे 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। तो 30 मिनट 40 मिनट से 1 घंटे तक के बच्चा जो है इसमें सोता है और सांस लेता है। और जो है ये एक दिन में 1 बार किया जाता है। ऐसे कम से कम 10 बार 10 दिन करें हम सेल थेरेपी के साथ में ऑक्सीजन थेरेपी। तो जो रिपेयर सेल थेरेपी की जो कामकाज है वो ज्यादा अच्छा हो। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने से हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, वो ज्यादा दिन जीवित रहती है। वैसे ही सेल थेरेपी में डाले हुए सेल्स भी ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में ज्यादा दिन जीवित रहते हैं। अभी कौन से सूरत में हम ये ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे सकते? कब नहीं दे सकते? जब किसी को एक्टिव सीजर हो। एक्टिव मतलब कि रोज फिट्स आते हैं या हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार फिट जरूर आते हैं, मेरे की आती है, तो ऑक्सीजन थेरेपी थोड़ा संभल के देना होता है या नहीं दी जाती है। अगर बाहर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट लगी है तो फिर नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन
बहुत ज्यादा होता है और मेटल के साथ फ्रिक्शन होके आग लग सकती है। अगर लंग में सिवियर इंजरी है तो नहीं कर सकते हैं। अगर रिसेंट लंग या हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो तो नहीं कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है तो नहीं कर सकते हैं। कान में कोई दबाव है या कान से कोई पस निकल रहा है तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती है। किसी को अगर क्लोज कमरे से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो नहीं दी जा सकती है। या ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या शुगर्स बहुत हाई हैं तो वो उसको ठीक करके फिर दिया जाता है। तो ये ऑक्सीजन थेरेपी आप देखें कैसी होती है। ये स्ट्रेचर की तरह बाहर निकलता है और व्यक्ति अंदर जाता है। आप और हम भी ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। हमारे भी शरीर में जो भी कोई व्याधि है उसको ठीक करने में मदद करती है ऑक्सीजन थेरेपी। अभी अंदर गए, इनको अर्थिंग का एक वो लगाते हैं ताकि वो कोई शॉक ना लगे किसी को। फिर दरवाजा बंद करते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद में मशीन ऑन की जाती है और धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है। तो शुरुआत में जो हम अभी सांस ले रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे धीरे धीरे सबसे पहले 1.3 से शुरू किया जाता है और वो 40 मिनट दिया जाता है। उसके बाद में जब वो सेशन या डाइव खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन मशीन बंद कर धीरे धीरे प्रेशर नीचे लाया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर पे आने के बाद दरवाजा खोला जाता है। तो बीच में अचानक दरवाजा नहीं खोला सकता क्योंकि प्रेशर बहुत है। तो ऐसे एक सेशन हुआ, वैसे हर रोज एक सेशन, ऐसे एक एक घंटे का धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के सेशन। दूसरा जो है ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका है ओजोन थेरेपी। अभी ओजोन क्या है? ओजोन जो आप जानते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है ना, 2 पार्ट मिलके O2। ओजोन होता है O3। तो ओजोन O3 जो है अनस्टेबल होता है लेकिन एक्टिव या बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये मॉलिक्यूल, ये भी एक गैस ही है। इसका काम क्या है? ये जो हमें चाहिए न चाहने वाले जो हमारे शरीर में या हमारे पेट में या हमारे गट में जो है अननेसेसरी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इसको मार देता है। तो हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, हमको एंटीवायरल की जरूरत नहीं पड़ती, हमको एंटीफंगल की जरूरत नहीं पड़ती। ये ओजोन के माध्यम से बहुत सारे व्याधि ट्रीट की जा सकते हैं। बच्चों के अक्सर गट में है ना, उनके गट में प्रॉब्लम होती है और वो गट में जो प्रॉब्लम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ओजोन के माध्यम से किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करता है, खून को पतला करता है ताकि खून के माध्यम से जो ऑक्सीजन शरीर में पहुंच रहा है वो ज्यादा पतला रहेगा तो जल्दी बहेगा ना वो आर्टरी में से, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इस तरह से बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है और हील करने में मदद करता है। उसके साथ में जो है सेल्स जो हमने डाले हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से ओजोन काम करते हैं। बच्चों में 2 तरीके से ओजोन दिया जाता है। ओके, ओजोन देने के अलग अलग तरीके बच्चों में 2 खास, एक तो कान में से स्टेथोस्कोप लगा के और दूसरा है पर रेक्टल एनीमा की तरह। ये देखिए कान में लगाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं ये देखिए, और ये है बोटो जो हम सांस ले सकते हैं ऑयल के थ्रू। ये है सोना की तरह जैसे हम स्टीम ले सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। सलाइन के माध्यम से भी दी जा सकती है। तो एक तरीका मैं आपको बताऊं, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ओजोन लेकर मशीन के अंदर जाके नीले से और जो सफेद से O3 ऑक्सीजन की तरह बाहर आ रहा है और इस स्टेथोस्कोप से कान में जाता है, कान से डायरेक्ट ईयर इंसफलेशन। दूसरा तरीका होता है यही जो है ओजोन को एक बैग में कलेक्ट करके ट्यूब जो है पिछली जगह से पॉटी के जगह से डाल के वहां से जो है वो रेक्टल पर रेक्टल डाला जाता है। तो ये हुआ ओजोन थेरेपी। और तीसरी चीज है डीप टिश्यू मोबिलाइजेशन या एक्यूप्रेशर के नाम से भी आप इसको जानते हैं। अलग अलग पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है जो ब्रेन से, ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड होती है और शरीर में खून का प्रवाह बढ़ाया जाता है। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, शांत हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत मदद। तो ये सब चीजें जो है, तीनों चीजें मिलके सेल थेरेपी के साथ और रिहैबिलिटेशन के साथ बहुत अच्छी तरह साथ में काम करते हैं। अभी थोड़ा ऑटिज्म के बारे में, ऑटिज्म में किस तरह के रिजल्ट है ये देखेंगे। ऑटिज्म मतलब स्वमग्नता। स्वमग्नता में 3 प्रॉब्लम होती है कि जो है लोगों के से संपर्क करना बच्चों को पसंद नहीं आता है। कम्युनिकेशन मतलब बोल सकते हैं तो भी बोलना नहीं चाहते हैं और एक एक चीज दोबारा दोबारा करते हैं। तो ये
ये चीज ब्रेन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन का विकास जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, इस वजह से कनेक्शन सही नहीं बना है, इस वजह से ये हमें बाहर प्रॉब्लम दिखती है। ये एकदम कम से लेके एकदम ज्यादा सीवियर तक हो सकती है, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। मेन प्रॉब्लम जो मैंने बताया, और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी तादाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। जो है पहले 2004 में 160 में एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म डायग्नोस हुआ करता था। 2020 में 54 में एक बच्चा, 2023 में 36 में एक बच्चा। तो आप देख सकते हैं इसका प्रमाण कितना फास्ट बढ़ रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 1% लोग जो है स्पेक्ट्रम में है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, और 70 मिलियन जो इंडिविजुअल है पूरे दुनिया में ऑटिज्म से ग्रस्त है। तो हमारे बच्चे को क्यों हुआ, हमें क्यों, ये सवाल पूछते हैं। इसका सरल कोई जवाब नहीं है, लेकिन दो चीज हैं जो आपस में भिड़ के ऑटिज्म दे सकती हैं। एक है कुछ हिस्सा जेनेटिक होता है, जीन में कुछ गड़बड़ होती है जो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। दूसरा एनवायरमेंटल, मतलब हमारे वातावरण में जो जो इशू होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, और हम वातावरण को बदल सकते हैं, हम जीन्स को नहीं बदल सकते। इसीलिए हम थोड़ा वातावरण के बारे में जो ज्यादा जो है अवेयर रहेंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी जेनेटिक है इन्वॉल्वमेंट, हमें कैसे पता? बहुत बार हमें एक ही शरीर, एक ही फैमिली में 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे हमने अक्सर देखे हैं एक ही परिवार में। तो बहुत सारे जो स्टडीज की गई हैं जहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब वातावरण में क्या क्या दोष हो सकता है। एक है कि प्रीनेटल, प्रसव के पहले या प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद में अगर माँ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो तो बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर बच्चे के गट में कोई प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन अगर सही नहीं हो, या फिर मदर की गट में कोई प्रॉब्लम हो तो ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है। पर्यावरण में अगर कोई जहरीले रसायन हो, हैवी टॉक्सिक मेटल्स हो तो वो भी इफेक्ट कर सकती हैं। और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ऐसे माना जाता है ऑटिज्म के लिए कुछ हद तक कारणीभूत रह सकता है, कारगर रह सकता है। मैं मानती हूँ बच्चे का स्क्रीन टाइम तो इफेक्ट होता ही है, पर उसके अलावा अगर माँ बच्चा पेट में रहते हुए अगर माँ का बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल हो तो भी कुछ कुछ स्टडीज हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि मोबाइल में से रेडिएशंस जो है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को असर कर सकते हैं। अभी हम नया क्या जानते हैं ऑटिज्म के बारे में, नया क्या जानते हैं जरा देखें। ब्रेन के स्कैन करने पे हमें पता चलता है कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो जब हम स्कैन बात करते हैं तो हमें सिर्फ एमआरआई के बारे में ज्यादा पता है, राइट? एमआरआई बहुत कॉमन चीज है, और आप बोलेंगे, डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि एमआरआई में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि काफी हद तक 90% ये सही बात है, 90% ये सही बात है कि ब्रेन जो एमआरआई है वो हमें ये क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चेयर का एमआरआई करें तो हमें बताएगा ये चेयर के 4 पैर हैं। ऐसे एमआरआई बताएगा कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, और अक्सर अलग अलग हिस्से सही होते हैं, मतलब होते हैं, दिखने में सब सही होते हैं। तो हम आगे जाके हमने ये देखा कि हम फंक्शनल एमआरआई करें, फंक्शनल एमआरआई या फंक्शनल स्कैन करें। तो हमें पेट स्कैन का हमने इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि पेट स्कैन से हम ब्रेन के अलग अलग हिस्से कितना काम कर रहे हैं, कितना कम काम कर रहे हैं या कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, ये देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट स्कैन क्या बताएगी? ठीक है, हमारा ने बताया ये चेयर है, इसके 4 पैर है, ये तो ठीक है, लेकिन पेट स्कैन क्या बताएगा? हम ये चेयर पे बैठेंगे तो वो चेयर हमारा वजन ले पाएगा क्या, या ये टूट जाएगा? तो पेट स्कैन हमें ये बताता है। आप ये ब्रेन का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, जो हरा, पीला, लाल हिस्सा ये सब अच्छा है, और ये जो नीला हिस्सा है ये कम काम कर रहा है। और जितना गहरा नीला, जितना डार्क नीला, उतना ज्यादा इफेक्ट, मतलब उतना कम ब्रेन का वो हिस्सा काम कर रहा है। तो हमने क्या ये जो हमने स्टडी किया और वर्ल्ड जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका ये प्रकाशित हुआ 2020 में, और इसमें हमने ये भी और एक चीज देखी कि आप ये अगर ग्राफ देखें तो नीला ग्राफ जो है ये न्यूरोटिपिकल बच्चे, मतलब
हमारे शब्द में, आपके और हमारे शब्द में नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चे के जो ब्रेन का विकास है, आप देखें तो पहले 10 साल में बहुत फास्ट होता है और 10 से 15 साल में भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा धीमा। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है, आप पहले देखें ज्यादा होती है, उसके बाद में धीरे 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 कम होते जाता है। तो 5 साल के पहले 2.5 साल के करीब ये जो है नीचे ज्यादा होने लगता है, और इसीलिए हम देखते हैं ग्राफ का ये जो गैप है ये बढ़ते जा रहा है, राइट? तो अगर हम ये देखें, ये जो अगर हमें कोई ट्रीटमेंट करनी है तो जितना जल्दी करें तो उतना गैप कम होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन। 5 साल के अंदर करेंगे तो इस ग्राफ को हम पूरा नॉर्मल की तरफ जो है पुश कर सकते हैं। अगर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद करें तो ये गैप इतनी ज्यादा होती है कि पूरा नॉर्मल तक नहीं आ पाता। तो मैनेजमेंट ऑटिज्म का क्या ट्रीटमेंट है? एक कोई रामबाण उपाय नहीं है, ये बहुत सारी चीजें मिलके ये हेल्प करती है। जो मैंने आपसे बात की, रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, सेल थेरेपी, ऑक्सीजन बेस्ड थेरेपी, ये सब मिलके काम करिए। न्यूरो रिहैबिलिटेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, कि ये बच्चा इसका बर्ताव क्यों खराब है, या अगर ये कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये समझ के उस चीज को सही करना है या बदलना है, इसको बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी, शरीर में कोई जो है मोटर प्लानिंग सही नहीं है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना कुछ बच्चे नहीं सही जानते हैं, ठीक से शरीर का संतुलन नहीं होता है, ठीक से बैठ नहीं पाते, तब फिजियोथेरेपी मदद करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ये समझाएगी व्यावसायिक चिकित्सा। बच्चे का व्यवसाय क्या होता है? खेलना, खाना, पॉटी जाना, ये तो उनका व्यवसाय है, तो वो सिखाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करती है। बच्चा खुद से नहीं सीख पाता। और फिर है सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब संवेदना का एकीकरण। मतलब कि हम जानते हैं कि 5 इंद्रिय हैं, 5 सेंसेशन है, और हम अपने आप से जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम सीखते हैं कि इनका संवेदनाओं को उत्तर कैसे देना, प्रत्युत्तर कैसे देना। तो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते कि अगर हमें कोई टच करे तो इसका मतलब क्या है और उसको कैसे रिएक्शन दिया जाए। अगर कोई आवाज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, और इसको हम कोई रिस्पॉन्स दें या नहीं दें। तो ये चीज जो है, एकीकरण जो है, ब्रेन में कमी होने की वजह से हुई नहीं होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के माध्यम से ये हम बच्चे को धीरे धीरे सिखा सकते हैं। स्पीच थेरेपी मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं, समझ एज वेल एज चूइंग, मतलब चबाना, बोलना, ये सब चीजें स्पीच थेरेपी सिखाती है। एक्वेटिक थेरेपी मतलब पानी में चिकित्सा। पानी बच्चों को अक्सर बहुत पसंद होता है, और पानी में इनको सिखाया जाए, एक्सरसाइज किया जाए तो बच्चे जल्दी शांत होते हैं। आर्ट थेरेपी, खेल खेल में ड्राइंग करते हुए, पेंटिंग करते हुए, म्यूजिक करते हुए अगर हम उनको सिखाएं तो ये जल्दी सीख पाते हैं। सप्लीमेंट्स क्या क्या दे सकते हैं? बहुत सारे बच्चे खाते नहीं है ठीक से, तो B12, विटामिन B6, विटामिन सी, ओमेगा, ये सब दिया जा सकता है। अभी आहार में क्या ध्यान रखें? आहार में क्या, ऑटिज्म के लिए आहार कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं। एक है कि ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री डाइट, मतलब कि गेहूं का इस्तेमाल नहीं करें, मैदे का इस्तेमाल नहीं करें, और दूध जो है, गाय और भैंस का दूध जो है वो ना अगर इस्तेमाल करते हुए, उसके दूसरे ऑप्शंस अगर लें, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, ये चीज, और आलमंड मिल्क हो गया, ये सब, और कैमल मिल्क, ये जो बच्चे के पेट को, डाइजेशन को ज्यादा अच्छा रखेंगे, तो जो खाना वो खा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व हो पाएगा और ब्रेन को सही से लगेगा। पर ये सब हम चीजें बाहर से कर रहे हैं, ये क्या पर्याप्त है? ये इससे क्या सब कुछ ब्रेन में जो प्रॉब्लम है वो ठीक होते जा रहा है? नहीं। इसीलिए हमें सेल थेरेपी की जरूरत है। सेल थेरेपी ब्रेन को अंदर से सही करती है, ऑक्सीजन थेरेपी इस सेल थेरेपी को मदद करती है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन हो, आहार हो, इन सब को सेल थेरेपी की मदद की जरूरत है। सेल थेरेपी जो है हमारे ही शरीर से, बोन मैरो से लिए हुए जो पेशी का ब्रेन को रिपेयर करने का जो इस्तेमाल ऑटिज्म में किया गया, उसके बारे में सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ वो न्यूरोजन से या इंडिया से, भारत से हुआ है, और ये जर्नल है स्टेम सेल इंटरनेशनल जर्नल में इसका प्रकाशन हुआ 2013 में। ओके, उसमें हमने 32 पेशेंट्स का आकलन किया था, और उसमें हमने देखा कि 90% बच्चों में फर्क दिखाई देता है।
और किस तरह का पहले इनकी समझ बढ़ती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, इनकी चंचलता या हाइपर एक्टिविटी कम होती है। समझ बढ़ने की वजह से इनको सिखाना ज्यादा मुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम सिखा पाते हैं तो गलत बर्ताव को हम बदल सकते हैं। उसके अलावा फिर बोलचाल शुरू होती है, पर बोलना सबसे आखिरी में हम देखते हैं होता है, पहले समझ पहले पड़ती है। उसके बाद में 2020 में हमने और एक पेपर जो है साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया अमेरिकन जर्नल ऑफ स्टेम सेल्स में, जिसमें 2,254 बच्चों का जो है एनालिसिस विश्लेषण हमने पब्लिश किया। और उसमें भी हमने वही चीज देखी। सबसे मुख्यतः हमने एक चीज बहुत सही देखी, और जो आप और भी मानेंगे कि जितनी जल्दी हम ये ट्रीटमेंट करें उतनी जल्दी बच्चों का विकास अच्छा होता है। 5 साल के अंदर अगर सेल थेरेपी करते हैं तो 97 to 98% इसका सक्सेस रेट है, और 5 से 10 साल की उम्र के बीच में अगर सेल थेरेपी करें तो 94 टू 95% इसका सक्सेस रेट है, और जैसे 10 साल के ऊपर जाते हैं तो 90% हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इफेक्ट जो है ये ट्रीटमेंट का थोड़ा थोड़ा कम होता है। लड़कों में लड़कियों में बराबर का इफेक्ट होता है, और जब आपका निदान हो, डायग्नोसिस हो, उसके 1 साल के अंदर में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए लाए तो 100% बच्चों में फायदा होता है। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में लाए डायग्नोसिस के बाद में तो 95% में फायदा होता है, 5 में नहीं होता है। और 5 साल के ऊपर लाए तो 90% में होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखें तो सेल थेरेपी से 100 में से 90 बच्चों में फायदा दिखेगा, 10 में फायदा शायद ना दिखे, या जो दिखता है वो बहुत कम दिखता है। अगर हम साहित्य की समीक्षा करें, क्या साहित्य का क्या इंफॉर्मेशन, क्या एविडेंस साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप में सेल थेरेपी के बारे में अवेलेबल है, तो हमारे पास काफी सारे साहित्य है। सबसे पहले जो प्रकाशित हुई वो इंडिया से, दूसरी जो चाइना से, फिर तीसरी इटली से, चौथी पांचवी यूएसए से। जो हम समझते हैं कि यूएसए में सब चीज आगे होती है, जरूरी नहीं है। सबसे पहले चीज एशिया में हुई है, इंडिया में और चाइना में। फिर छठवा फिर से इंडिया में जो हमने पब्लिश की, फिर 7वां वियतनाम में, 8वां ईरान में, 9वां फिर यूएसए में। तो 16 वैज्ञानिक लेख हमने ऑटिज्म के बारे में प्रकाशित किए अभी तक। और जब हम एचबीओटी साथ में देते हैं तो हम ये उसके बारे में है। एचबीओटी जब साथ में देते हैं हम लोग ये देखते हैं कि एचबीओटी और सेल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन साथ में करें तो उसमें 5 से 10% ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है बच्चों। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक बच्चा जो हमारे पास आया था यूएसए से, जब आया तो 11 साल का था, अभी वो 19 साल का है। और जब पहली बार आया था तभी वो बिल्कुल हम नजर से नजर नहीं मिलाता था। उसकी जो हम उसको बोले तो उसको समझ कम थी, वो रिस्पॉन्स नाम को, अपने खुद के नाम को रिस्पॉन्स कम देता था, वो अपने टोस पे चलता था, आई कॉर्नरिंग थी हमारे नजर में, क्योंकि नजर नहीं मिला था, खुद से बात करता था और गुस्सा होता था, टेम्पर टेंट्रम्स थे, बातचीत करता था लेकिन कम बोलता था, बहुत हाइपर एक्टिव था। ट्रीटमेंट के 5 महीने के अंदर में उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो तीसरी कक्षा के हिसाब से थी, जो पहले वो 5 महीनों में 7वीं कक्षा के हिसाब से इनके पढ़ने का इतना विकास हुआ, इनकी समझ बढ़ी, इनका गुस्सा होने का जो उनका बर्ताव है वो अच्छा हुआ। बहुत सारे सेंसरी इशू थे, मतलब कि उनको जो है फुल स्लीव्स हैंड शर्ट और फुल पैंट शर्ट या फिर स्नीकर्स वो नहीं पहन पाते थे, सिर्फ फ्लोटर्स और शॉर्ट्स या शॉर्ट स्लीव्स क्लोथ्स ही पहनते थे। ट्रीटमेंट के बाद में वो सब उनका ठीक हुआ। पानी में नहाना उनको पसंद नहीं था, तो अभी वो बढ़िया स्विमिंग करते हैं। उनकी समझ बढ़ी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा, उनका बातचीत बढ़ा। और 2 साल में हमने ये देखा कि इनकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी हुई, और स्कूल में स्पेशल क्लास से, स्पेशल वर्क से वो नॉर्मल स्कूल की तरफ गए। और इसके बाद में उनके ये रिपोर्ट कार्ड देखें, ज्यादातर इनको ए ग्रेड मिले हैं, तो इतनी अच्छी इनकी पढ़ाई भी हो। वहां पे जो यूएस में है परसेंटेज या मार्क्स के अलावा जो जीपीए होता है, जो 4 है वो हाईएस्ट जीपीए होता है, और गणेश को 3.833 इनका जीपीए, जो लगभग 4 के पास था। 7 साल में अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ऑटिज्म से बाहर निकल चुके हैं।
कॉलेज के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है। कॉयर मतलब उनके चर्च में जो सिंगिंग की ग्रुप सिंगिंग होती है उसमें वो सहभाग होते हैं और वो ग्रुप के साथ में वो यूएस से आयरलैंड और फ्रांस खुद वो ग्रुप के साथ जाके आए हैं और उन्होंने समर जॉब्स भी किए हैं। We went to ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये एक जो बच्चा है आप देखेंगे ये केन्या का है जो 13 साल तक घर के अंदर बंद था क्योंकि बहुत ज्यादा ये हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव था। स्पेशल स्कूल भी नहीं जा पाता था। तो ट्रीटमेंट के बाद समझ बढ़ी, बैठ के एकाग्रता बढ़ी, छोटी छोटी चीजें वो कर पाए, मोटर एक्टिविटी कर पाए, उसके साथ में वो लोगों से मिलना जुलना जो है उनका थोड़ा बढ़ा। फिर वो साइकिलिंग सीखे जो इतने दिनों से नहीं सीख पाए थे, स्विमिंग सीखे, स्कूल जाना शुरू किए, स्पेशल स्कूल ही सही, और खुद का काम घर पे करना सीखे। धीरे धीरे जो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते थे कुछ शब्द ये बोलना शुरू हुए। ये इनका ये उदाहरण है। देखिए स्विमिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग कर पाते हैं। ये जो बच्चा है ये मुंबई का, अभी नासिक में रहता है। तो ये 15 साल अभी तो ये जब हमने ट्रीटमेंट की थी तो Shantanu was my first child, so I was very excited about how he would be. But when I came to know that my child has a problem, it shocked me and I wondered why did this happen only to me. Shantanu's behavior was very different from that of other normal children. For example, normal children walk on the feet, but Shantanu walked on his toes. ये बच्चा साउथ अफ्रीका से आया है। आप देखें पहला जो लेफ्ट बिफोर है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता था। तब वो 4 साल का था। जो दोबारा आए 5 साल पे तो देखिए वो बैठ के जो सिखाया जा रहा है वो कर रहा है। पहले उसको पकड़ के बैठना होता था। वो 1 साल बाद इतना हो गया कि वो कुछ शब्द बोलने लगा और जो बोला गया वो सिंपल चीजें, कलर्स हो गए, ये सब वो करने लगा। तो ये 1 साल में इनका फर्क हुआ। ये बच्चा तभी भी ठीक से नहीं बोल पाता था, कुछ शब्द बोल पाता था, पर 1 साल में कुछ और ज्यादा बोलने लगा। तो अब ये देख रहे हैं पहले तो ये है कि शांत हुआ, समझ बढ़ी, थोड़ा बहुत बोलने लगा। तो ये 1 साल का इम्प्रूवमेंट है। पर इसके बाद की जो मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको अचरज होगा कि पहली बार 2017, फिर 2018, 2020 नवंबर में इनकी मदर ने मुझे एक वीडियो भेजा इनका, जब 2020 नवंबर में, मतलब वो तब तक 7 साल के हो चुके थे। तो तब की वीडियो देखिए, जो बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाता था, अभी वो खुद की स्टोरी बना के रिकॉर्ड कर रहा है। Pete the cat was walking down the street and his brand new white shoes. Pete loves his white shoes so much. He sang this song. I love my white shoes. I love my white shoes. I love my white shoes. Oh no. Pete standing in a large pile of strawberries. What color did he turn his shoes? बोल रहा है, खुद से रिकॉर्ड किया और अपने आप से अपनी इमेजिनेशन की। Goodness. तो ऐसे ऑटिज्म के बहुत सारे स्टोरीज हैं। ये बच्चा है जो पहले आया था 5 साल पे और बिल्कुल भी नहीं बैठता था। आप देख रहे हैं कि अभी 1 साल में बैठने लगा, वो फॉलो करने लगा उनका बात। पहले तो पकड़ के मारता था, चबाता था, बहुत मुश्किल था। तो उसका समझ, उसके अटेंशन स्पैन बढ़ गया। पहले बिल्कुल नहीं ध्यान देता था। थेरेपी में 1, 2, 3, 4 कलर ये सब वो करने लगा है। पहले तो बहुत ही मुश्किल था, सुनता ही नहीं था। पॉइंटिंग शुरू करने लगा, उसको कौन सी चीज कहाँ पे डालना है बताने से वो करने लगा। तो मेनली ये इस तरह से बच्चे शांत हो जाते हैं। अभी सेरेब्रल पॉल्सी मतलब ब्रेन में सीवियर डैमेज ऑक्सीजन की कमी के वजह से
और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में डैमेज हुआ तो या तो एक हाथ विकलांग हो जाए या तो एक साइड पूरी जो है वो पैरालाइज हो जाए या कमर के नीचे बच्चा जो है विकलांग हो या फिर पूरी शरीर विकलांग हो, साथ में बौद्धिक या समझ की भी कमी हो। तो या तो बच्चे में टाइटनेस होती है या लूज होता है या तो फिर बहुत ज्यादा हलचल होती है। ये अलग-अलग तरह के सेरेब्रल पॉल्सी होते हैं। ब्रेन में जो डैमेज है ये आप देख रहे हैं पेट स्कैन, जो काला हिस्सा है वो पूरा डेड है और जो नीला हिस्सा है वो कम काम कर रहा है। जो डेड है, जो मर गया है, इसे हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो नीला है इसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी तक सेरेब्रल पॉल्सी का फिलहाल जो उपचार है उनकी है कि मेडिसिन देके टाइटनेस कम करो, फिट्स के लिए मेडिसिन दो, फिजियोथेरेपी करो, टाइटनेस अगर कम नहीं होती है दवा से तो बोटॉक्स दो या फिर सर्जरी करो, स्पाइन की बहुत बड़ी सर्जरी होती है और पुनर्वसन या फिजियोथेरेपी। पर ब्रेन को अंदर से रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं था जो अभी हम सेल थेरेपी और ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने जो हमारी जो डेटा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या-क्या विकास होता है सेल थेरेपी के बाद। ऊपर से नीचे हम देखेंगे, सबसे पहले समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये अक्सर बच्चों में अच्छी इम्प्रूव होती है। समझ, फिर ट्रैकिंग, मतलब जो बच्चे फिक्स नहीं कर पाते थे या देख नहीं पाते थे वो ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, लोग चीज़ें फ़ॉलो कर पाते हैं। फिर उसके बाद ओरोमोटर, सेरेब्रल पॉल्सी में बच्चे गिटकते हैं तो चबा नहीं पाते, तो चबाना ये इम्प्रूव होता है। फिर गर्दन पकड़ना, फिर बैठना और फिर हाथ का इस्तेमाल करना, खड़े रहना और चलना, इस तरह से इनका विकास होता है। ये अलग-अलग, अगर हम ब्रेन स्कैन देखें तो एक ये जो ब्रेन स्कैन आप देख रहे हैं ये ट्रीटमेंट के पहले का है, ऊपर वाला हिस्सा कुछ हरा और बहुत सारा नीला दिख रहा है आपको, देखिए। तो ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने 1 साल बाद देखेंगे जो नीला हिस्सा है ये हरा होने लगा है, मतलब ब्रेन एक्टिवेट होने लगा है। और जब ब्रेन अंदर से एक्टिवेट होता है और आप बाहर से सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे कनेक्शन फॉर्म होते हैं और कनेक्शन फॉर्म होने की वजह से आपको विकास बच्चे में दिखाई देता है। तो सेल थेरेपी के बाद रिहैबिलिटेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब हमारे वैज्ञानिक लेख हैं जो प्रकाशित हुए हैं इस बारे में। एक बच्चे के बारे में कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स देखें, किस तरह का इनका विकास होता है। कुछ वीडियो देखते हैं पहले। ये एक बच्चा है जो 7 साल का था, तो हम 22 महीने के बाद में, पहले जो बच्चा बिल्कुल सपोर्ट के बिना बैठ नहीं सकता था, वो खड़े रह के अभी चलता है। जो बच्चा खड़े नहीं रह सकता था, वो वॉकर के साथ चलता है। जो बच्चा बोल नहीं सकता था, वो बोलने लगा है। जो बच्चा घर पे ही रह के पढ़ता था क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाता था, अभी स्कूल में जा रहा है, स्पेशल स्कूल में जाके पढ़ रहा है। इनकी सीवियरिटी जो है 4 थी, वो 3 हुई, मतलब बेटर हुई। और जब ब्रेन देखिए, ऊपर वाला पार्ट है, ये ब्रेन फंक्शनिंग इनकी कम थी और ट्रीटमेंट के 22 महीने बाद देखिए ब्रेन एकदम एक्टिवेट हो गया है। ये बच्चा केन्या से आया था हमारे पास, जब आया था तब वो 14 साल का था, ये पूरी तरह व्हीलचेयर पे था। तो धीरे-धीरे ट्रीटमेंट, देखिए लेफ्ट साइड में व्हीलचेयर पे है और ट्रीटमेंट के बाद में हाथ में ताकत आने लगी, वो खुद का कपड़ा पहनने लगा, हाथ से जो है बैग में कपड़े चीज़ें रखने लगा, फ़ोन, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हम जिस चीज़ को ग्रांटेड फॉर लेते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो ताकि वो स्वावलंबी हो। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे जितने हो सके खुद का काम खुद कर सके। आप देखिए ये विदाउट सपोर्ट चल रहा है। ये एक उड़ीसा से 6 साल का पहले, सबसे पहले आया 3 साल पे, अभी वो 7-8 साल का। ये 3 साल में इनका जो विकास हुआ है, जो बच्चा आप देखेंगे वो क्रॉल भी नहीं कर पाता था, वो अभी समझता है। ये आप सबसे पहले समझ इनकी बढ़ी है, बोलने में इनका इम्प्रूवमेंट आया है, ये चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करता है, चीज़ क्या है, एनिमल्स हो गए, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कर पाता है, स्कूल जा पाता है। जो बेटा ढंग से बैठ नहीं पाता था, वो खुद से पहले बैठना सीखा, जो है क्रॉल नहीं कर पाता था घोड़ा बन के, तो वो शरीर का जो खुद से वो संतुलन कर पा रहा है और घोड़ा बन के चल पा रहा है, बैठ पा रहा है। सीढ़ियाँ जो है खिड़की चढ़ पा रहा है, उठना बैठना कर पा रहा है, गिरे बिना उठ पा रहा है, चल पा रहा है। भले शरीर में थोड़ा-सा ज़्यादा मूवमेंट है, लेकिन फिर भी वो बिना गिरे चल पा रहा है, चीज़ें उठा पा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा है। मोटर प्लानिंग करें, मोटर फंक्शन इम्प्रूव होता है और फिर धीरे-धीरे सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा।
ये बच्चा जो देखिए अब उसको पट्टा लगा के खड़ा किया था, 7 साल का, 7 साल वो कभी खड़ा नहीं रहा, चला नहीं। सेल थेरेपी के बाद में देखिए अभी वो पहले घर के अंदर चलने लगा, फिर उसके बाद में घर के बाहर भी वो चल पाता है। देखिए ये लड़की से एक बच्चा आया जो बिल्कुल भी सपोर्ट, उसको फुल सपोर्ट लगता था, गर्दन भी पूरा नहीं उठा पाता था, तो देखिए गर्दन ज्यादा अच्छा उठा पा रहा है, गर्दन संभाल पा रहा है, तो सपोर्ट के साथ भी नहीं बैठ पाता, तो कम से कम सपोर्ट के साथ बैठता है, उठना, बैठ के उठना, उठ के बैठना ये कर पा रहा है, सीधा साधा अच्छा खड़ा रह पा रहा है। तो अक्सर जो बहुत सालों तक सिर्फ रिहैब से या थेरेपी से नहीं हो पाता है, वो सेल थेरेपी के बाद तो अपनी धड़ को नहीं संभाल पाता था, उठा नहीं पाता था, वो भी उठा पाता है। ये जो बच्चा है पहले ना देखिए बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाती थी और खुद का धड़ नहीं उठा पाती थी, ये सब सेल थेरेपी के बाद में 6 महीने में कर पा रही है, खुद से उठ पा रही है, पकड़ के खुद को खींच पा रही है और धीरे-धीरे एक-एक वो स्टेप्स वो खुद ले पा रही है। पहले उनका पैर पकड़ के करना पड़ता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या गतिमंदता या बौद्धिक विकलांगता या मतिमंदता, यहाँ पे भी हम देखते हैं सेल थेरेपी काफी कारगर होती है। ये हमने सबसे पहले वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिकेशन, मतलब वैज्ञानिक रूप में सबसे पहले हमने ये पब्लिश किया था। यहाँ हमने 2 चीज की, हमने एक ये किया कि 58 पेशेंट में से 29 को सिर्फ रिहैबिलिटेशन उन्होंने लिया है और 29 में सेल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। तो हम ये देखते हैं कि जो ऑरेंज वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो सिर्फ थेरेपी या रिहैबिलिटेशन से, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। 20% में इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं आया, बाकी जो 80% में इम्प्रूवमेंट आया ज्यादातर में माइल्ड इम्प्रूवमेंट आया और सिर्फ 13% में जो है ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आया सिर्फ थेरेपी से। उसके ऑपोजिट में अगर हम देखें, अगर सेल थेरेपी करते हैं और उसके साथ में रिहैब करते हैं तो 100% बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है, उनमें से 60% में बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई। जैसे ये ब्रेन फंक्शनिंग, ये ब्रेन स्कैन है, आप देख रहे हैं कि नीले हिस्से और नीचे देखिए हरा हो गया है। ये हमारा सबसे पहला पब्लिकेशन। तो ये 20 साल का लड़का आंध्र प्रदेश से आया, जो हमारे पास आया तब उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो 9 साल से भी कम थी। तो तब वो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, बाहर लोगों के साथ में बातचीत नहीं कर पाता था, उसको मैथ्स नहीं समझ में आता था, लोगों से कैसे बर्ताव करना ये नहीं समझ में आता था, सब्जी कैसे खरीदना, खाना कैसे बनाना, उनको कुछ नहीं समझते, 20 साल के थे। तो ट्रीटमेंट के बाद धीरे-धीरे इनमें विकास हुआ और 24 महीनों में देखा कि जो पढ़ने लिख पाता था वो स्कूल में कम से कम सपोर्ट के साथ अपना काम करने लगा, लिखने लगा। मैथ्स जिसको नहीं आता था कैलकुलेशन, वो 1000 तक की काउंटिंग और कैलकुलेशन कर पाया। फिर दुकान में जाके अपनी सामान खरीद पाया और दूसरी अपने घर उनके पिता की जो शॉप है उसमें काम मदद करने लगा, लोगों से बातचीत करने लगा, उनके साथ वाले जो उनके फ्रेंड्स उनके साथ ज़्यादा अच्छा वो खुल के बात करने लगा और खुद घर पे ऑमलेट और डोसा बनाने लगा। तो जिनकी सोशल एज जो है 98 मंथ्स की थी, वो 2 साल में 120 हुई। तो जो गाड़ी रुकी हुई थी, वो दोबारा शुरू होके बढ़ने लगी। ये प्रतिभा नाम की युविका है जो हमारे पास आई थी तब 26 साल की थी। 26 साल में बात-चात तो करती थी लेकिन छोटे बच्चे की तरह इनकी बौद्धिक क्षमता थी। वो देखिए इनके हाथ की जो फंक्शनिंग है वो कॉपी भी नहीं ठीक से कर पाती थी, तो फिर बाद में वो करने लगी कॉपी। मैथ्स नहीं इनको आता था, कोऑर्डिनेशन का इश्यू होता था जिस वजह से
ट्रेनिंग करने लगी, कंपटीशन में उन्होंने Smells good, looks good, उसने वो नंबर and with ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोल बच्चों में भी भले ये क्रोमोसोमल या जेनेटिक है, यहाँ पे भी हम ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है तो हार्ट के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है, थायराइड के अलग, पर ब्रेन फंक्शनिंग या समझ बुद्धिमत्ता बोलना इम्प्रूव करने के लिए सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मैं उदाहरण दिखाना चाहूंगी, मथुरा से बच्ची आई थी जो 12 साल की थी, स्पेशल स्कूल जाती थी, लेकिन इनकी स्पीच या बोलने में क्लैरिटी नहीं थी। फिजिकल एक्टिविटी में भी आप देखें वो नहीं चढ़ पा रही है ट्रीटमेंट के पहले। ट्रीटमेंट के बाद में इनके कोर मसल्स में स्नायु में स्ट्रेंथ आया, जिस वजह से वो जो है सीढ़ियां और पकड़ के अच्छे से चढ़ पाई। इनको समझ इनकी बढ़ी, इनको स्कूल में इतने दिनों से पढ़ा रहे थे जो नहीं सीख पा रही थी, वह सेल थेरेपी के बाद में फिजिकल शारीरिक भी इनमें बदलाव आया और सुधार आया और समझ बुद्धिमत्ता भी इनकी बढ़ी। घर के कामों में वो रुचि लेने लगी। आप देखेंगे स्पीच में भी पहले समझ में नहीं आता था वो क्या बोलती हैं, पर अभी समझ में आता है। अभी वो 18-19 साल की हो गई हैं, वो डांस बढ़िया करती है, घर पे चाय बनाती है, मुझे हमेशा बुलाती रहती है कि आइए चाय पीजिए। क्या मेरे देखो 5 ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। 2 3 में भी क्लैरिटी। ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अभी हम अगर देखेंगे ये बच्चों की थी, बड़ों के बारे में अभी तक मैंने बात नहीं किया। तो बच्चों में अगर हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, ऐसे कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस ये ट्रीटमेंट के साथ नहीं होते हैं। कोई जटिल समस्या नहीं होती है। जो छोटी मोटी ये हो सकती है कि सर दर्द हो सकती है और थोड़ा पेन हो सकता है 2-4 दिन के लिए। जिनको मिर्गी की बीमारी है या जिनकी ईईजी में प्रॉब्लम है, उनमें 3 से 6% चांस हो सकता है कि प्रॉब्लम थोड़ी बढ़े, पर दवा देने से ये प्रॉब्लम कम होती है। ये न्यूरोजन संस्था है हमारी, न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे 75 देशों से 13,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। हमारे ये एक ही जगह पे सारी सुविधाएं एक जगह पे है, जैसे कि रहना। ये बहुत एक सुंदर नवी मुंबई के लेक के बाजू में ये हमारी संस्था है। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे प्रोसीजर होता है। फिर ये हमारा सेल लेबोरेटरी है जो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर को लग के है और एक ही जो है प्रेमाइसेस में ये सब सेल सेपरेशन होता है। ये स्टेट ऑफ आर्ट हमारी प्रयोगशाला है। एक ही छत के नीचे हर तरह की टीम वर्क होती है, जो सेल थेरेपी और एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन साथ में होती है और हर तरह के थेरेपिस्ट साथ में काम करते हैं। तो जब थेरेपी साथ में होती है वो सिखाई जाती है पेरेंट्स को और ये साथ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई। ये हमारी फिजियोथेरेपी विभाग है, ये हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग है, ये ऑटिज्म चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, ऑटिज्म बाल विकास केंद्र, ये हमारी एक्वेटिक थेरेपी है। देखिए पानी में इनकी एक्सरसाइज कराई जा रही है। जो बच्चे पानी में पैर वैसे नॉर्मली नहीं चल पाते, वो पानी में पैर उठा पाते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन रूम, जिनको इनकी रीढ़ की हड्डी में डैमेज है उनका भी सेल थेरेपी के बाद उनको चलाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वॉकिंग ट्रैक कहते हैं। फिर बच्चों को सिखाया जाता है कैसे खेलना, कैसे बोलना, कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये हमारे न्यूरोजन के साथ में और एक हमारी संस्था है केयरलेस वेलनेस, जहाँ पे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो सक्षम रहे। इनको एंटी एजिंग थेरेपीज कहते हैं। गट जो है उसकी सफाई, आंत की सफाई और फिर उनके मसल्स को थोड़ी ऊर्जा मिले इसलिए सोना और फिर इंट्रावीनस विटामिन ये सब दिया जाता है। ये हमारी अलग अलग किताबें हमने लिखी है जो हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये हमारी कोर टीम है, डॉक्टर आलोक शर्मा जो न्यूरो सर्जन है और डायरेक्टर है हॉस्पिटल के, और हम बाकी सब डेप्यूटी डायरेक्टर। हमारी GLP, GMP एंड ISO सर्टिफाइड है हॉस्पिटल।
और ये हमारे अलग अलग उपलब्धियां हैं। हमको इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स हमारे काम के लिए, डिसेबिलिटी में काम करने के लिए, एज वेल एज सेल थेरेपी के लिए हमारी जो ब्रांड है उसके लिए हमें अलग अलग मान्यताएं, अवार्ड्स मिली हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है 1 सप्ताह का या 2 सप्ताह का, वो हम आपको बताएंगे। और क्यों न्यूरोजिन बाकी संस्थाओं से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या ब्रेन स्पाइन की बीमारियों पे काम करती है, और ये जो इलाज किया जाता है वो एकदम सेफ, सुरक्षित पेशेंट के शरीर से निकाले हुए पेशियों से किया जाता है। और उसके साथ में जो है रिहैबिलिटेशन और इंटीग्रेटिव थेरेपीज, ये एक पूरा होलिस्टिक मतलब ट्रीटमेंट होता है। 15 सालों से कारगर है। 13,000 पेशेंट 75 देशों से इनका ट्रीटमेंट हुआ है। जो प्रोफेशनल्स है, बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनके अंडर में ये ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे, सबसे ज्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशन आप पूरे दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक प्रकाशन न्यूरोजिन से आए हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। और उसके अलावा जो हमारी शोध है वो चलती रहती है, और हम देखते हैं कि अडल्ट सेल थेरेपी मतलब बोन मैरो से निकाली हुई सेल थेरेपी सुरक्षित है और कारगर है, प्रभावी है ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉल्सी के। तो आई होप ये जर्नी ऑफ होप जो है, जहाँ पे आप शायद अपना जो विश्वास है वो खो चुके होंगे मॉडर्न मेडिसिन पे, वो फिर से जगे कि हाँ, कुछ आपके बच्चों के लिए हो सकता है। ये न्यूरोजिन है, और आप यहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और सुनने के लिए वेबिनार बहुत बहुत धन्यवाद। ये किधर है? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर या चैट में डाल सकते हैं। आप कुछ सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किए उनको धन्यवाद। भले 2 ही लोग बट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एनी क्वेश्चंस? आलोक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप लिखना चाहते हैं या फिर मैं आपको अनम्यूट करूं? मैं आपको अलाउ टू टॉक कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आलोक जी, आपको अनम्यूट किया है, आपको अनम्यूट दबाना होगा। आपका जो ऑडियो है उसको क्लिक करें ताकि वो अनम्यूट हो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए पंडित जी। नमस्कार मैम, मैं आलोक दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी बोलिए। मैम मेरा बेटा है 3.5 years old जी। और हमने न्यूरोजन से कंसल्ट किया था और उन्होंने बताया सारा स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। जी। मेरे 2 प्रॉब्लम थी मैम। पहली चीज कि जो हमारे जहाँ पे हम रिहेबिलिटेशन ले रहे हैं वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टेम सेल से कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा मैम कि जैसे कि ये स्टेम सेल थेरेपी क्या एक बार ही ली जाती है या इसको कई बार करना पड़ता है? जी, तो स्टेम सेल थेरेपी कितनी बार लेने की जरूरत पड़ सकती है, वो कुछ अलग अलग वेरिएबल्स पे आधारित है कि डिपेंडिंग ऑन एज की, उम्र क्या है बच्चे की, फिर ब्रेन स्कैन करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करते हैं। अगर ब्रेन स्कैन में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है तो शायद 2 बार करना पड़े या 3 बार करना पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में फायदा नहीं होगा। पहली बार में फायदा होता है, पर वो फायदे को बूस्ट करने के लिए कभी कभार दोबारा करना पड़ता है। सो इट इज नॉट कि एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करने से कुछ नुकसान होगा, नहीं, पर एक बार करने में भी फायदा होगा। बट वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होता है कि अगर बच्चा मॉडरेट टू सीवियर में है तो धीरे धीरे मॉडरेट में आता है और फिर माइल्ड में आता है, और उसके साथ रिहैबिलिटेशन जरूरी है। तो ये एक हो गया। और हाँ, थेरेपिस्ट में कुछ थोड़ा, स्पेशली दिल्ली साइड में थोड़ा सा ये है, उनमें रेजिस्टेंस है, और बहुत सारे थेरेपिस्ट भी देखते हैं कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत सारे पेरेंट्स बताते भी नहीं है थेरेपिस्ट को कि हमारे बच्चे ने सेल थेरेपी कराया है, ताकि उनमें कुछ बायस ना आ जाए। पर हाँ, थेरेपिस्ट थोड़ा रेजिस्टेंट है, बट फाइनली आपको अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेना है। 15 years में हमने ऑलमोस्ट
4,000 ऑटिज्म बच्चों का ट्रीटमेंट किया है एंड ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट है एंड अर्लियर यू कम बेटर, मतलब 5 साल के अंदर आएंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता था कि क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो हम उन सक्सेस स्टोरीज या जो भी आप बहुत सारे हैं। आप अपने कोऑर्डिनेटर से कहें तो वो कनेक्ट करेंगे आपसे, जो पेरेंट्स बात करना चाहते हैं। सब नहीं होते, प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, पर डेफिनेटली आप अपने कोऑर्डिनेटर से बोलें तो वो आपने कहा है उनको, अगर कहा है तो वो जरूर कनेक्ट कराएंगे आपको किसी से। हाँ मैम। मैम ये जैसे एक बच्चा है जो ऑटिज्म में है और वो आपके यहाँ आता है, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, जैसे मेरा बेटा है मैम, वो हॉस्पिटल पता नहीं कैसे पहचान जाता है, वो मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता डॉक्टर के साथ नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी। जी जी तो जी, सही बात है। ये कोई भी ऑटिज्म बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं। प्रोसीजर्स के लिए सेडेशन या एनेस्थीसिया देना पड़ता है। हमारे हॉस्पिटल में 70% 80% ऑटिज्म ही होते हैं, तो हमें आइडिया है इस बात का एंड वो हैंडल हो जाता है आलोक। इट इज पॉसिबल बिकॉज इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे नर्सिंग स्टाफ हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, इनको बच्चों को हैंडल करना आता है। सो वी विल सपोर्ट यू एंड हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। और आखिरी मैम एक और सवाल मैम, प्लीज सॉरी। यस श्योर मैम जैसे आप कह रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक वो है, मतलब जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है, दैट्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अर्निंग वाले हो गए हैं कि हाँ ये बच्चा आ रहा है, पैसे दे रहा है, वो सीखे ना सीखे 1 आवर। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। हाँ नहीं, आपने नहीं कहा मैम, मुझे ऐसा लगता है मैम, मतलब मैं देखिए मेरी पहली डॉटर भी थी, वो भी एक कॉक्लियर इम्प्लांट चाइल्ड है वो। ओके। और वो बच्ची आज के डेट में अगर आप कभी मिलेंगी उससे तो टचवुड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सी स्पीक्स वेल, सी इज गुड इन स्टडीज, गुड इन डांसिंग। जी हाँ, सी स्पीक फ्लुएंट। फैंटास्टिक। तो लेकिन इस बार जब वहां हम जाते थे थेरेपी में, तो हमें लगता था कि हाँ दे आर वर्किंग ऑन इट, बट अब हमें नहीं लगता कि यहाँ पे उतनी मेहनत हो रही। तो क्या आप को नहीं लगता कि अगर आपकी कोई टीम दिल्ली में हो या अप्रोचेबल, आप सजेस्ट करें कि हाँ आप स्टेम सेल थेरेपी के बाद हम वहां जाएं और डेडिकेटेड एक जी, हमारी कोशिश है, हम करेंगे अल्टीमेटली। बट हम ये भी करते हैं कि पेरेंट्स को गाइड करते हैं, काफी चीजें आप भी कर सकते हो। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद भी करके बच्चों को बाहर निकाले हैं। तो थेरेपी कैसे करना है, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हो तो थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट बहुत सारे एक्टिविटीज आप घर पे भी कर सकते हैं। यू आर राइट, बट क्या हमारी भी थोड़ी लिमिटेशन है, तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कोलैबोरेट एंड सेट अप थेरेपी सेंटर्स। जी थैंक यू सो मच मैम, आपकी बात सुनकर अच्छा होप मिला मैम। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड hope it was useful। मैम हम जब आएंगे वहाँ मुंबई तो आप मिलेंगे वहाँ पे? 100% मैं यहीं पे होती हूँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। Okay, have a good day। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।